आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। नौकरी छूट जाने के कारण मैं काफ़ी परेशान रहने लगा था। ऐसा नहीं था कि मैंने नौकरी के लिए कहीं और प्रयास नहीं किया, मगर मैंने जितनी बार कोशिश की उतनी बार ही असफल हुआ। दिन पर दिन मेरे घर की आर्थिक हालत खराब होने लगी थी। दर दर नौकरी की तलाश में भटक भटक कर मेरा शरीर भी काफ़ी कमज़ोर सा हो गया था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक रात जब मैं नौकरी की तलाश में असफल होकर घर वापस लौट रहा था तो मेरी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं थी। मुझे बस नौकरी की टेंशन अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने अपनी निगाहें हाथ घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। समय को देखकर मैंने मन ही मन में कहा, आज काफ़ी रात हो गई है और अभी भी मुझे काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा। खैर अब किया भी क्या जा सकता है, घर तो मुझे जाना ही था, इसलिए मैंने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। मेरे अलावा रास्ते पर और कोई इंसान दिख नहीं रहा था। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में हो ही ना। भला तो हो इस बात का कि मैं अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ जो आज घने अंधेरे को चीरकर मुझे रास्ता दिखाने का काम कर रही है। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से बिजली कड़की, जिसकी आवाज़ से दूर दूर तक फैला सारा सन्नाटा एकदम से टूट गया। बिजली कड़कने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मानो बारिश मुझे जल्दी घर जाने की चेतावनी दे रही हो। अभी मैं कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई। इससे पहले कि बूंदाबांदी बारिश मूसलाधार में तब्दील हो जाए, जिस कारण मैं छुपने के लिए अपनी निगाहें इधर उधर दौड़ाने लगा कि तभी मुझे रास्ते के किनारे थोड़ी ही दूरी पर एक शेड दिखा। मैं भागकर उस शेड के नीचे चला गया। मेरे उस शेड के नीचे जाते ही बारिश तेज हो गई, मानो बारिश मेरे छिपने का ही इंतज़ार कर रही हो। काफ़ी थके हुए होने के कारण मैं उस शेड के नीचे बैठ गया और बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा। अभी मैं बैठा ही था कि तभी तब से सुनसान पड़े इस जगह पर अचानक ही मुझे बहुत सारे लोग दिखाई पड़ने लगे जो कि इतनी तेज बारिश में भीग रहे थे। मगर अभी तो यहाँ कोई नहीं था और अचानक इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को बारिश का कोई असर ही नहीं हो रहा। उनमें से कई सारे लोग एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे तो कई सारी औरतें गप्पे लड़ा रही थीं। मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि उन सब लोगों के आगे मैं अदृश्य हूँ, क्योंकि उनमें से कोई भी मेरी तरफ देख नहीं रहा था। अभी मैं उन लोगों को देख ही रहा था कि तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि इतनी तेज बारिश में होने के बावजूद भी उन सभी लोगों के कपड़े बिल्कुल भी नहीं भीगे थे। मगर ये मुमकिन ही नहीं था। अभी मैं ये सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरे पैंट के जेब में कुछ हलचल हुई। फिर जब मैंने अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो मैं एकदम से सहम गया। दरअसल ठीक मेरे पीछे एक 5-6 साल का बच्चा था जो अपनी हाथ को मेरी जेब में डालकर कुछ खोज रहा था। मेरे देखते ही उस बच्चे ने मेरी जेब से हाथ निकाल लिया, जिस पर मैंने उस बच्चे से कहा, अरे बेटा, क्या ढूंढ रहे हो तुम? किसी के जेब में ऐसे हाथ डालना अच्छा बात नहीं है। जिस पर उस बच्चे ने कहा, अंकल चॉकलेट दीजिए ना, कितने दिन हो गए चॉकलेट नहीं खाया। जिस पर मैंने कहा, बेटा मेरे पास तो चॉकलेट नहीं है। इस पर वो बच्चा थोड़ा उदास हो गया और दबी हुई आवाज़ में बोला, अच्छा अंकल, कल आना तो चॉकलेट लेकर आना।
जिसके बाद थोड़ी देर तो हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने उस बच्चे से कहा, अच्छा बेटा, तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो, और इतने सारे लोग कौन हैं? जिस पर उस बच्चे ने कहा, मैं यहीं रहता हूँ और ये सब लोग भी यहीं रहते हैं। कोई पेड़ पर रहता है तो कोई ज़मीन के नीचे। उस बच्चे के मुंह से ये सुनने के बाद मुझे हंसी आई और मुझे हंसता हुआ देख उस बच्चे ने कहा, अंकल, कल से आप कहाँ रहेंगे, पेड़ पर या मेरे साथ? उस बच्चे की ये बात मुझे समझ नहीं आई, जिस कारण मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब बारिश भी हल्की हो गई थी, जिस पर मैंने उस बच्चे से कहा, चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो बच्चा खड़ा हो गया और शेड से उतरकर आगे बढ़ने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चलता गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो बच्चा मुझे एक कब्रिस्तान के भीतर ले आया और एक कब्र के सामने खड़े होकर बोला, अंकल, यही मेरा घर है, मैं इसी के अंदर रहता हूँ। ये सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मेरी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने लगी। फिर जब मैंने दोबारा से उस बच्चे की तरफ देखा तो मेरा पूरा शरीर कंपकपाने लगा। दरअसल उस बच्चे का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था और उसका चेहरा काफ़ी डरावना बन गया था। मैं समझ गया कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं जैसे ही कंपकपाते कदमों से भागने के लिए पीछे पलटा तो मेरा सर एकदम से घूम गया और मैंने अपने बचने की उम्मीद खो दी। दरअसल जब मैं पीछे पलटा तो ठीक मेरे सामने वही सारे लोग थे जो उस शेड के पास बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, मगर अब उन सभी लोगों का चेहरा मौत से भी ज़्यादा डरावना हो गया था। अभी मैं खड़े खड़े काँप ही रहा था कि तभी उस बच्चे की आवाज़ आई, अंकल, आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ये लोग किसी को जाने नहीं देते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कि तभी वो सारे भूत मेरे करीब आने लगे। उनको करीब आता देख मैं ज़ोर ज़ोर से गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ने लगा, जिसके बाद मैंने एक बात पर गौर किया। मेरे मुंह से गायत्री मंत्र को सुनकर सारे भूत वहीं रुक गए, जिसका फ़ायदा उठाकर मैं दौड़कर भागने लगा। भागते भागते मैं रास्ते पर पहुंचा और वहां एक साइकिल वाले से टकराकर ज़मीन पर गिर गया। मुझे गिरता देख उस साइकिल वाले ने साइकिल रोककर मुझे उठाया और कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप डरे हुए क्यों हैं? फिर मैंने अपनी पूरी आप बीती उस साइकिल वाले को बताई, जिस पर उसने कहा, आप पहले साइकिल पर बैठिए, यहाँ से निकलते हैं फिर बताऊंगा। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी साइकिल पर बैठ गया। कुछ दूर जाने के बाद उस साइकिल वाले आदमी ने कहा, आप पहले इंसान हैं जो उस जगह से जिंदा बचकर वापस आए हैं, वरना कोई भी आज तक वहाँ से बचकर वापस नहीं आ पाया। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, मगर वो लोग कौन हैं? इस पर उस आदमी ने बताया, आज से बहुत साल पहले इस गांव में एक शैतान तांत्रिक हुआ करता था, जो रात को उस शमशान में जाकर दिन के वक्त जलाए गए सभी मुर्दों की आत्मा को बुलाकर उसे अपने वश में कर लेता था। मगर एक दिन वो तांत्रिक पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मगर सारे आत्मा आज भी भटकती हैं। और हाँ, शमशान के बगल में बच्चों का कब्रिस्तान भी है, तो कभी कभी कुछ बच्चों की आत्मा भी वहाँ दिख जाया करती है। उस आदमी की पूरी बात सुनने के बाद मैंने जब ज़मीन की ओर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि चांद की हल्की रोशनी में मेरी परछाई तो बन रही थी, मगर उस आदमी और उसकी साइकिल की नहीं, मानो वो हवा में बैठकर ही साइकिल उड़ाए जा रहा हो। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता कि उस आदमी ने साइकिल रोक दिया और कहा, भाई साहब, आपका घर आ गया। मैं साइकिल से उतरकर 2 कदम आगे जाने के बाद
जब पीछे पलटकर देखा तो मेरे पीछे ना तो वो साइकिल था और ना ही वो साइकिल वाला आदमी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।